हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक जो रहेगा वो होगा अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी। क्लास आपकी 24 रहेगी। सीटेट यूपीटेट 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको टारगेट करते हुए आपकी क्लास है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें इस टॉपिक के अंदर से क्या है क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना और पढ़ के ही जाना अच्छे से, क्योंकि आएगा 101%। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है आपका एग्ज़ाम के अंदर। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आता है अधिगम अशक्तता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, इसकी परिभाषा। तो आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सामान्य बुद्धि लब्धि होने के बावजूद भी बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणना करने या समझने में कठिनाई होती है आपकी। ठीक है। और ये मस्तिष्क, ये क्या होती है, यह मस्तिष्क के कार्य से रिलेटेड होती है, ना कि बच्चे की मेहनत या फिर क्षमता से। किससे रिलेटेड होती है ये? मस्तिष्क के कार्य से रिलेटेड होती है आपके। ठीक है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसकी परिभाषा, जिसमें आती है हमारी डॉक्टर किर्त के अनुसार 1963 में इन्होंने एक परिभाषा दी थी। कहा बताया था इन्होंने, मनोवैज्ञानिक हैं ये एक, कि अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ऐसे बच्चों में होती है जिनकी मानसिक क्षमता सामान्य या सामान्य से क्या होती है, ऊपर होती है, परंतु वे बुनियादी शैक्षणिक कौशल सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ठीक है। किसका कहना है? डॉक्टर किर्त का कहना है। 1963 में इन्होंने ये बात कही थी आपकी। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको कि जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, ये होती क्या है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में आता है इसके टाइप्स। और टाइप्स जो है यही इसके इम्पोर्टेंट है। कि फर्स्टली आता है इसमें डिसलेक्सिया, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अगर PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। मीन्स इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आपका क्या है? पढ़ने की समस्या। पढ़ने की क्या होती है इसमें? ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। और इनकी पहचान कैसे है? कि अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, कि जो अक्षर होते हैं उनको भी ये नहीं पहचान पाते। सेकंड पॉइंट आता है पढ़ने में बहुत समय लगता है इनको। नेक्स्ट आता है शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं ये। और उसके बाद आता है स्पेलिंग में लगातार गलतियां करते हैं। डिसलेक्सिया वाले जो बालक होते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसके, इन पॉइंट्स में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन रख के आपका। तो आपको ध्यान से, मेन है आपका ये पता होना चाहिए कि पढ़ने की जो अक्षमता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड आपका डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया, लिखने की समस्या। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आएंगे भी। देखना आप फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसमें इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इसमें फर्स्ट पॉइंट, साफ लिख नहीं पाते। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ऑप्शन आए उसमें सिर्फ लिखना, पढ़ना और भी जो 2 ऑप्शन है वो दे दे, या फिर गणित में कमज़ोर। डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है। और इसमें होता है पढ़ने में, इसमें होता है आपका लिखते समय, कि लिखते समय अक्षरों का आकार बदलता है या बदलने लग जाता है। धीमी लिखावट होती है इसमें। वाक्य बनाते समय क्या करते हैं? गलतियाँ करते हैं। कोई भी अगर वाक्य बनाना है, कि जैसे मैं घर जाता
हूँ। तो अगर ये वाक्य बना रहे हैं तो इसमें भी क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो ये होती है आपकी डिस्ग्राफिया, मीन्स लिखने में क्या है, प्रॉब्लम आना, वही आपका है डिस्ग्राफिया। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज है आपका डिसकैलकुलिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये होता है आपका गणित की कठिनाई। गणित में प्रॉब्लम होती है इसमें बालक को कि ये गणितीय अवधारणा को समझने में कठिनाई पैदा करता है। बच्चा संख्या, गणितीय चिन्ह, समय माप नहीं समझ पाता है इसमें। ओके, इसके लक्षण हैं आपके कि संख्या याद ना रहना, जोड़ घटा गुणा भाग समझने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज जोड़ घटाव में समय लगता है। नेक्स्ट इज टेबल याद करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट इज समय, पैसे, दूरी की समझ में कमज़ोर होते हैं। कहने का मतलब है कुल मिला के कि ये बच्चे गणित में कमज़ोर होते हैं, गणित में इनको प्रॉब्लम होती है। अगर आपका क्वेश्चन आता है, अगर आपका क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन है आपका और ऑप्शन में अगर आ रहा है डिसकैलकुलिया, क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप समझ जाना वो डिसकैलकुलिया है आपका। पढ़ने से रिलेटेड है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। लिखने से रिलेटेड है, डिसग्राफिया है आपकी। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन कैसी भी लैंग्वेज में हो, लैंग्वेज इन द सेंस आपका किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे रखा हो, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है उसका कि क्या कहना चाह रहा है वो आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है आपका, नेक्स्ट है, जैसे इसका भी चलो एक एग्जांपल देख लो। 5+2 करने में बहुत समय लगता है। ये क्या ईजी है बहुत, छोटा बच्चा भी अगर फर्स्ट क्लास का होगा, सेकंड का होगा, वो इसको इजीली कर लेगा। लेकिन जिसको डिसकैलकुलिया जो बीमारी होती है, अक्षम होता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर होती है, तो उसको ये चीज़ करने में भी कठिनाई होती है कि वो 5 और 2 को भी भैया सॉल्व नहीं कर पा रहा, और कर रहा है तो बहुत ही देर लग रही है उसको इसको सॉल्व करने में, उसमें भी वो क्या कर देता है, गलत कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज है डिस्फेसिया आपका। डिस्फेसिया में होता है भाषा बोलने में समझने में प्रॉब्लम होती है, कि बच्चे को भाषा समझने या बोलने में कठिनाई होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग से जुड़ी डिसेबिलिटी होती है, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग आपका, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड क्या होती है, कठिनाई होती है, अक्षम होते हैं। इसके लक्षण होते हैं आपके, लक्षण है इसके, नए शब्द नहीं सीख पाते। सेकंड, बात समझने में समय लगता है। नेक्स्ट इज वाक्य सही ना बोल पाना, वाक्य को सही से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा, ये होता है आपका डिस्फेसिया, भाषा बोलने और समझने में समस्या। नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया आता है, इसमें क्या होता है, मोटर स्किल की कठिनाई होती है। लाइक बच्चे के दिमाग शरीर के तालमेल में क्या होती है, कमी होती है, और बच्चे को हाथ की छोटी छोटी गतिविधियों में करने में भी क्या होती है, परेशानियां होती हैं। जैसे लक्षण है इसके आपके, देखो जैसे कैंची पेंसिल सही ना पकड़ पाना, मीन्स जो हाथ की छोटी छोटी गतिविधियां हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो रही है इनको। जूते के फीते भी नहीं बांध सकते, चित्र बनाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। शरीर का संतुलन कमज़ोर होता है, संतुलित भी नहीं हो पाते वो। तो कहने का मतलब यही है कि जो मोटर स्किल की कठिनाइयाँ होती हैं इसमें, कि आपका बस ये ध्यान रखना है, शरीर और दिमाग के बीच में तालमेल में क्या होती है, कमी होती है। क्लियर हुआ आपको ये? आपका क्या था, डिस्प्रेक्सिया। नव आपका वो थे अधिगम अक्षमता के प्रकार। अब है इसके कारण, कि क्या कारण होते हैं, इसके रीज़न क्या है भाई। तो अधिगम अक्षमता मस्तिष्क कार्य प्रणाली में अंतर के कारण होती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमारा फर्स्टली आता है आपका जैविक कारण, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय ऑक्सीजन की तब कमी होती है, ठीक है।
सेकेंड इज समय से पहले जन्म अगर बच्चा ले लेता है तो ये प्रॉब्लम होती है, अक्षमता। नेक्स्ट चीज आता है न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है या अनुवांशिकता के कारण भी हो सकता है। अनुवांशिकता का मतलब यही है माता पिता से जो जीन्स बच्चे के अंदर आते हैं उसके कारण ये होता है। जैसे अनुवांशिकता का मतलब यही है कि जीन जो होते हैं वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों में पेरेंट्स में किसी पेरेंट्स में कोई बीमारी होती है वो बच्चों में भी हो जाती है, दादा परदादा में होती है वो भी बेटे को हो जाती है या पड़पोते को हो जाएगी। तो ये सब होता है आनुवंशिकता के कारण ही आपका। तो ये जैविक कारण है जिसके वजह से भी क्या है आपकी अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं जिनको ये बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आता है आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण कि पोषण की अगर कमी होती है तो हो सकती है। सेकंड, भाषा वातावरण की कमी। नेक्स्ट, माता पिता का कम सहयोग, माता पिता अगर सहयोग नहीं देते बालक को तो भी बच्चा इफेक्टेड होता है। शुरुआती शिक्षा में कमी, स्टार्टिंग में उसको शिक्षा ना दे। अब मान लो सपोज दैट हम बच्चे को क्या है छोटी उम्र में ना पढ़ाएं, उसको बिल्कुल भी शिक्षा ना दे और डायरेक्ट उसको 5th क्लास में डाल दें, 4th क्लास में डाल दें, तो क्या भाई वो सवाल कर पाएगा जिसको पता ही नहीं है जोड़ घटा गुना भाग का, जिसको ABCD नहीं आती उसको वर्ण नहीं पता उसको, तो वो कैसे वो वाक्यों को बना पाएगा। तो यही चीज़ होती है आपकी। तो पर्यावरणीय कारण जो है ये भी एक इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें अधिगम आवश्यकता बच्चों की शैक्षणिक सहायता, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो होती है। फर्स्ट पॉइंट आता है सहायक शिक्षण, मतलब अक्षर ध्वनि पद्धति, चित्र आधारित शिक्षण, अनुकरणनात्मक अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, अक्षर और ध्वनि पद्धति का यूज़ करो, चित्र बेस्ड आपका शिक्षण होना चाहिए, डायग्राम दिखा के पढ़ाओ। अनुकरणनात्मक मतलब उसको दिखा के सिखाओ, क्योंकि बच्चा जो होता है वो क्या होता है बहुत जल्दी से देख के कैच करता है, सीखता है कि घर में पेरेंट्स किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, टीचर कैसा कर रहे हैं। आपने सुना होगा बच्चा बोलता है मुझे तो इस मैम की तरह बनना है, मुझे तो इन सर की तरह बनना है, ऐसी दिखना है, ऐसी ड्रेसिंग सेंस पहनना है। तो ये सब यही चीज़ होती है अनुकरणनात्मक। नेक्स्ट आता है मल्टी सेंसरी अप्रोच, मतलब कि देख कर, विजुअली, सुनकर, ऑडिटरी, लिख कर, काइनेथेस। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कि शब्द को पढ़ना, बोलना, लिखना और चित्र को दिखाकर क्या है बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये हमारे सहायक क्या होते हैं, हमारे शैक्षणिक सहायता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम IEP कि बच्चों के स्तर के अनुसार योजना अलग अलग बनाओ, लक्ष्य। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, छोटी सफलता पर भी प्रशंसा, आत्मविश्वास बढ़ाना। मीन्स अगर बच्चा कोई छोटी चीज़ को भी कंप्लीट कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाओ। रीइंफोर्समेंट लाइक मतलब आपका उसको पुनर्बलन दो, पॉजिटिव सकारात्मक, जिससे बच्चे का उत्साह बढ़े, उत्साहित हो, आत्मविश्वास बढ़े और वो आगे भी सफलताओं को करती चला जाए। अभी तो छोटी कर रहा है, फिर क्या है बड़ी सफलता भी करने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है लर्निंग मटेरियल कि फ्लैश कार्ड का यूज़ करो, रंगीन चार्ट, अक्षर ब्लॉक, गणित की सामग्री, इन सब का यूज़ करना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है शैक्षणिक सहायता। नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है ये आपकी अधिगम आवश्यकता बच्चों का शैक्षणिक महत्व, कि ये हमें बताता है कि हर बच्चे की सीखने की शैली अलग अलग होती है। शिक्षक का कार्य बच्चे के अनुसार शिक्षा देना है, कि टीचर क्या करेगा, कोई भी काम देगा वो बच्चों के अनुसार ही उनको शिक्षा देगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन आधार बनाना, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी जो शिक्षा है उसको आधार बनता है, उसका आधार बनता है। इन द सेंस मतलब आपका कि बच्चे को क्या है समावेशी शिक्षा
के थ्रू ही पढ़ाना चाहिए, कि समावेशी शिक्षा का मतलब है एक साथ पढ़ाना, किसी भी वो जाति के हो, पृष्ठभूमि के हो, कभी भेदभाव ना करके उनको एक साथ समूह में, क्लास में उनको शिक्षा देना आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। यही आपका इम्पोर्टेंट है जितना आपको इसमें कराया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक शिक्षक को अधिगम असमर्थ बालक की पहचान कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट, निरंतर निरीक्षण करके, केवल व्यवहार संबंधी समस्या समझना। केवल, ऐसे थोड़ी ना कि भाई व्यवहार संबंधी समस्या ही समझो, तो केवल इनकरेक्ट हो गया। केवल आलस्य, ध्यान ना देना मानना, केवल ये भी इनकरेक्ट। यह वृद्धि का कम होना, बुद्धि है ये, बुद्धि का कम होना समझना, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने में असक्षम हैं उनकी पहचान हम तभी कर सकते हैं तब हम कंटिन्यू निरीक्षण करें क्लास के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कक्षा में शिक्षक शब्दों, चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यार्थी को किस श्रेणी में रखोगे? संकेत देने वाला, संकेत समझने वाला, विरोध करने वाले या सहमति देने वाले? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संकेत समझने वाले, क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान दो, कोई टीचर है क्लास के अंदर जो शब्द और चित्र के माध्यम से क्या कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। इस स्थिति में विद्यार्थी को किस श्रेणी में रखोगे? कि संकेत समझने वाला ही तो हो गया वो, ठीक है। संकेत देने वाला कौन है? वो तो शिक्षक हो गए आपके। विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, सहमति भी नहीं दे रहे, तो क्या है, संकेत समझने वाला कौन हो गया? आपका विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? ए, जिसके अभिभावक शिक्षित हो, बी, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, सी, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, या डी, जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो किसको नहीं होती है इसमें? आंसर देखो इसका क्या होना चाहिए आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है उन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रेरक पेशी की अक्षमता जो ध्वनि उत्पादन के लिए जीवा और होठों के समन्वय को प्रभावित करती है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेसिया, डिस्प्रेक्सिया या डिसलेक्सिया? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कि ध्वनि उत्पादन के लिए जीवा और होठ को समन्वय को प्रभावित करती है। देखो कैलकुलिया तो होगा नहीं क्योंकि ये तो मैथ से रिलेटेड है, गणित से। ठीक है, आप बताओ डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया या डिसलेक्सिया? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्फेजिया, क्योंकि ये भाषा से संबंधित है, इसमें भाषा विकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिसकैल्कुलिया मुख्य रूप से किस क्षमता से को प्रभावित करता है? डिसकैल्कुलिया पढ़ने, लिखने, गणित गणना और संख्या को समझने की क्षमता या बोलने की क्षमता? तो डिसकैल्कुलिया का बताया था, गणित जहाँ पे आ गया वहीं पे डिसकैल्कुलिया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया के बीच में क्या अंतर होता है? डिसलेक्सिया गणित, डिसकैल्कुलिया पढ़ना सिखाया जाता है, डिसलेक्सिया पढ़ने जबकि डिसकैल्कुलिया गणित, या फिर दोनों लिखने के विकार हैं या दोनों बोलने के? तो डिसलेक्सिया जो है गणित, तो गणित से तो नहीं है क्योंकि डिसकैल्कुलिया है। ठीक है, यहाँ देखो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में गलत हो गया। डिसलेक्सिया पढ़ने तो यस, डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए होता है, और डिसकैल्कुलिया गणित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई आपको बोल दे डिसलेक्सिया जो है ये किससे संबंधित है, लिखने, पढ़ने या फिर गणित से? तो आप क्या बोलोगे? पढ़ने से। ठीक है, डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन टू आंसर। कभी कभी इस तरीके से दे देते हैं घुमा फिरा के, आपको बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वही चीज़ बोली जाती है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसकी गहराई को समझो, बेस उसका समझो
कि भाई ये गणित है और ये पढ़ने से रिलेटेड है, तो आप 1 सेकंड नहीं लगाओगे आंसर करने में, ठीक है। तो आपको यही इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है सीटेट में। सीटेट में सब कुछ पढ़ा लिखा आता है, बस आपको समझना है उस चीज़ को कि आप किस तरीके से आंसर दे पाते हो क्वेश्चन को समझ के। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ आपके। जिसको भी क्लास पसंद आए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।